कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में रोड शो किया। लाखों की संख्या में लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का किया स्वागत। पीएम की आज राज्य में 2 चुनावी जनसभाएं। कर्नाटक में सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के तमाम दिग्गज आज राज्य में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका का धुआंधार प्रचार। जेडीएस समेत अन्य दल भी मतदाताओं को लुभाने में नहीं छोड़ रहे हैं कोई कसर। मणिपुर में स्थिति अब धीरे धीरे हो रही है सामान्य। चूराचांदपुर में आज 3 घंटों के लिए कर्फ्यू में आंशिक रूप से दी गई ढील। राज्य में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। राज्यपाल ने फिर की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज मणिपुर को छोड़कर देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन। देश के बाहर 14 शहरों में भी परीक्षा। और आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से, वहीं दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की होगी चुनौती। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के चुनावी समर की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों के नेता लगातार रैली और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में रोड शो किया। पीएम ने केम्पेगौड़ा स्टैच्यू से ट्रिनिटी सर्किल तक रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर लाखों की संख्या में लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग बेहद उत्साहित दिखे। रोड शो के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में चुनावी जनसभाएं भी करेंगे। पीएम मोदी आज शाम श्री कांतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज बेलगावी में रोड शो किया। रोड शो में सड़क के दोनों ओर जनता ने अपने प्रिय नेता का अभिवादन किया और भारी संख्या में रोड शो में लोगों की भीड़ देखी गई। कांग्रेस पार्टी ने बेंगलुरु में आज एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने 5 गारंटी दी हैं, जिसमें गृह लक्ष्मी योजना, युवा निधि योजना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन तमाम योजनाओं को हर हालत में पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी आपको दी है और इस 5 गारंटी में जहां गृह ज्योति योजना है, गृह लक्ष्मी योजना है, अन्न भाग्य योजना है और युवा निधि योजना है। ये योजनाएं यो गारंटी है जिसे हम हर हालत में पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को कहा कि ईमानदारी की बात कहकर सत्ता में आने वाली आप सरकार आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता आपका सच जान गई है। हम सबको पता है कि एएपी का मतलब आम आदमी पार्टी तो रहा नहीं, और अधिक प्रोपेगेंडा बन चुका था, और अधिक पैसा और करप्शन तो बन चुका था, पर और अधिक पाप और अधिक प्रेडेटरी बिहेवियर बन चुका है। ये आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से सामने निकल कर आ रहा है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने उन उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द कर दी है जिनका केंद्र मणिपुर में आवंटित था। ऐसे उम्मीदवारों के लिए बाद में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में भी आयोजित हो रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आज दुनिया की कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना करने की कगार पर हैं, जबकि भारत में मंदी आने की संभावना शून्य है। बेंगलुरु में रिडिफाइनिंग ग्लोबल ऑर्डर द इंडियन वे थीम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में मंदी की संभावना शून्य है, लेकिन हम आत्मसंतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमने 2047 तक एक विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। So many developed countries today are on the verge of facing recession, whereas India, even by I think it was Bloomberg or one such a group, the chance of any country entering a recession now for India is 0. And if it is 0, can we just sit with complacency and say, all right, we are 0, no problem, we won't get into recession, we are all right? No, we can't. मणिपुर में स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। चूराचांदपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में आंशिक रूप से ढील दी गई। वहीं शनिवार को इम्फाल घाटी में जनजीवन सामान्य नजर आया और ज्यादातर बाजार और दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर वाहन भी दौड़ते दिखाई दिए। वहीं राज्यपाल ने फिर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जंतर मंतर के पास पहलवानों के धरना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के पहलवानों को धरना देते हुए 15 दिन हो चुके हैं। आज भी पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है वो इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। सरकार ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जहां पुलिसकर्मी कैमरों से हर पल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बस पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार बस बारातियों को लेकर जा रही थी, जो एक अज्ञात वाहन से टकराने के बाद पलट गई। पंजाब में गिरफ्तार की गई महिला पत्रकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। भावना किशोर के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि ये गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस मामले में सोमवार को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। चेतन मित्तल ने कहा कि मामला दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किया गया है। टाइम्स नाउ के एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भावना किशोर, वो उसके खिलाफ और उनके ड्राइवर और एक कैमरामैन के खिलाफ लुधियाना पुलिस ने रजिस्टर की थी। रात को उन्होंने उनको अरेस्ट भी कर दिया साथ ही साथ। आज बड़ी मुश्किल के साथ हमें उसकी एफआईआर की कॉपी मिली। एफआईआर पढ़ने से हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये पूरी मैलिफाइड इंटेंशन के साथ पर्चा दर्ज कराया गया है। और आज जब उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया लुधियाना कोर्ट में, उस स्टेज पे हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके एफआईआर की कॉपी की। ना तो उन्होंने अपलोड कर रखी थी कहीं पर, ना कॉपी दी उसको अक्यूज, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए मेगा मैराथन थैंक यू मोदी जी कार्यक्रम में भाग लिया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी के बाद पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई और इस अव्यवस्था के दौर में भारत को G20 की अध्यक्षता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मिली है, यानी कि भारतवासी को मिली है। हर एक भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह को चिन्हित करने के लिए लघु वीडियो की दूसरी श्रृंखला तैयार की है। ये श्रृंखला भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को प्रकाश में लाती है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना बलिदान दिया था। इन फिल्मों को सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा नवंबर 2022 में 53वें इफ्फी महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था। आज हम देखेंगे मंगल पांडे की वीरता की कहानी, जिन्होंने आजादी की पहली क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया था। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया।
बहुत समय पहले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जाबाज सिपाही, नाम था मंगल पांडे उनका। थी स्वतंत्रता संग्राम की आग जलाई। 22 वर्ष की आयु में ही हुए वो ब्रिटिश फौज में दाखिल। देख स्वार्थी अंग्रेजों को ठाना आजादी करनी है हासिल। दुख भर गया था हृदय में और मन में था गुस्सा। हिल गया ब्रिटिश राज जब हुआ ये महान किस्सा। जानवरों की चर्बी से निर्मित आई एक नई कारतूस सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस। देख अंग्रेजों की ये करतूत। विद्रोह का बिगुल बजा दिया मंगल ने, कारतूस को किया इनकार। हाजिर हुए देश की सेवा में और लगाई क्रांति की ललकार। क्रोधित हुए अंग्रेजी अफसर, दिया मंगल की वर्दी और हथियार छीनने का आदेश। उन्हें मौत के घाट उतार दिया मंगल ने और दिया हर भारतीय को ये संदेश, जागो उठो, हे भारत माता ने पुकारा। देख ऐसा जुनून, राजा रजवाड़े सैनिक मजदूर सब में भड़क उठा अंगारा। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने चलाया मंगल पर मुकदमा कठोर। मिली सजा फांसी की, लेकिन अब हर जगह मच गया क्रांति का शोर। प्राण त्यागे मातृभूमि के लिए, एक अकेले थे वो हजारों अंग्रेजों पर भारी। मंगल पांडे के साहस की मिसाल से हमेशा जलती रहेगी देशभक्ति की चिंगारी। आशा है कि देशभक्ति से भरपूर ये कहानियां सभी भारतीयों के मन में जोश और उत्साह भर देंगी। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज़ ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा के बारे में, जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गांव में नेत्र चिकित्सालय बनाया और 14,000 से अधिक आंखों का ऑपरेशन भी किया। चिकित्सा के क्षेत्र में आज भारत कई ऊंचाइयों को छू रहा है। शहरों में आपको एक से बढ़कर एक बड़े हाई टेक्निक से लेस हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे जहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की, वहां भी चिकित्सा सुविधाएं आज बहुत बेहतर हो रही हैं। आंगनबाड़ी की बात करें या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करें, आज हमारे डॉक्टर्स जाकर रूरल एरियाज में भी कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको 3 या 4 दशक पीछे ले जाएं तो शायद ये सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं थी। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की जिसने 4 दशक पहले शुरुआत की अपने समर्पण की, और डूंगरपुर के आदिवासी बहुल इलाकों में, वहाँ के गांव में इन्हें भाई साहब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में, उन्हें बेहतर सुविधाएं प्राप्त देने में। जो लोग देख नहीं सकते उनके नेत्र बन गए, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें शिक्षा मुहैया कराई, जो बीमार हैं उन तक चिकित्सा पहुंचाई। समाज के जरूरतमंद लोगों की आस बने राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा ने डूंगरपुर क्षेत्र और आदिवासी अंचल में समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसा सेवा भावी व्यक्तित्व जिसने अपने सेवा भाव से साल 2000 में जागरण जन सेवा मंडल की स्थापना कर 5 बच्चों के लिए छात्रावास के साथ शुरुआत की और सैकड़ों बच्चों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाई। मैं सेवा भारती राजस्थान का काम करता था और उस समय मैं सारे राजस्थान में घूमा। मैं जैसलमेर भी गया, धौलपुर भी गया, तो सारे राजस्थान में मैं घूमा। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्षेत्र है इसमें वास्तव में सेवा की अवस्था है। तो यहाँ जो सरपंच थे उन्होंने देखा कि भाई ये संस्था यहाँ आई मझौला में, तो उसके कारण मझौला में प्राथमिक विद्यालय हुआ, सड़क हुई, सामुदायिक भवन बना और ऐसे विकास के काम हुए। तो उनको लगा कि भाई ये संस्था के आने से ये काम हुआ है। तो आसपास के लोग हमको बुलाने लगे, कहने लगे हमारे गांव में काम चालू करो। 6 जून 2000 में हमने मझौला में संस्था की स्थापना की
और कुछ कार्यकर्ता जुटे, धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयां थी यहाँ, और लोकल लोग जो है ये सोचते थे कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, तो संघर्ष उनसे काफी संघर्ष रहा। मेरी ये इच्छा है कि भाई एक भी आदमी वागड़ क्षेत्र, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का लगा हुआ ये क्षेत्र, एक भी आदमी अंधा नहीं हो, और हर आदमी को आंखों संबंधी सुविधाएं अधिक से अधिक मिले, और वो निस्वार्थ भाव से मिले। विनम्रता की मूर्ति, साधारण व्यक्तित्व के मालिक मूलचंद लोढ़ा को सम्मान के साथ भाई साहब बुलाया जाता है। 5 दशकों से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में डूंगरपुर के वागदरी को अपने जीवन की नई प्रयोगशाला बनाकर सामाजिक जीवन में अनेक प्रयोग किए। स्कूल, अस्पताल और गेस्ट हाउस बनाए, जैविक खेती के नए प्रयोग किए। इस क्षेत्र के लोगों में आंखों की समस्या आम थी। उन्होंने मोतियाबिंद पर काम करते हुए वगदारी गांव में एक नेत्र चिकित्सालय बनाया, 350 कैंप लगाए, 14,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन कराए, 1.5 लाख लोगों की आंखों की जांच कर नए कीर्तिमान गढ़े। मूलचंद लोढ़ा जी जो पिछले 40 साल से इस ट्राइबल बेल्ट में काम कर रहे हैं, जहां पर वो हेल्थ की तो बहुत सारे समस्या होती है, आंखों की समस्या भी एक बहुत मेजर चैलेंज है एरिया में, और उस एरिया में काम करने में जो अप्रोच की डिफ़िकल्टी होती है उसको भी जो है आपको सुलझाना पड़ता है। आँखों का ऑपरेशन कराना, बड़े कैंप यहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं, लाखों लोगों का ऑपरेशन उन्होंने करवाया हुआ है। दूसरा जो उनका फील्ड मैंने देखा है कि वो जो है जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन में उन्होंने काम किया है। इससे जो है लोगों को पता चलना चाहिए कि डिफ़िकल्ट एरिया में, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स में भी काम कर सकते हैं, और वहाँ। और आइए आपको सीधे कर्नाटक के शिवमोगा लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एग्जाम का ख्याल करना चाहिए, और इसलिए हमने सुबह सुबह रोड शो कर दिया और जल्दी जल्दी पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, उसके बावजूद भी संडे के दिन आज बेंगलुरु ने जो ताकत दिखाई है, जो विश्वास दिखाया है, जो प्यार दिखाया है, वो मेरे हृदय को छूने वाला था। दोस्तों, मैं जीवन भर कर्नाटका का ऋणी रहूंगा। जिस तरह आप सभी, पूरे कर्नाटका की पूरी जनता लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है, अपना स्नेह दिखा रही है, लेकिन मैं आज शिवमोगा की इस धरती से, रायता बंधु येदियुरप्पा जी की धरती से, पूरे कर्नाटका को विश्वास देना चाहता हूं, असली गारंटी देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटका का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। सहोदर सहोदरियरे, कर्नाटका विधानसभा चुनाव प्रचार भी अब अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है, वो पिछले काफी समय से कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फूला रहे थे, झूठ की हवा भर भर करके। उस गुब्बारे पर, इस बलून पर एक से बढ़कर एक झूठी फूंके मार करके हवा भरी जा रही थी। ऐसे ऐसे झूठ, ऐसी ऐसी बातें जिनसे जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी,
कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चुनाव प्रचार होते ही कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस का ये बलून, ये गुब्बारा, ये जनता ने ही उसको चूर चूर कर दिया। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। कर्नाटका में चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है। कर्नाटका का एक ही संकल्प सुनाई दे रहा है। कर्नाटका का एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। बंधु भगिनियरे, ये क्षेत्र देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां जिस प्रकार फसलों की वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी पाई जाती है, वो इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर हब के रूप में पहचान देता है। कांग्रेस और बीजेपी सरकार होने से क्या अंतर आता है, इसका प्रमाण सुपारी इंपोर्ट से जुड़ी नीति है। अब आप ये सुपारी इंपोर्ट की कांग्रेस की नीति और बीजेपी की नीति की तुलना कीजिए, तो आपके यहां के किसानों के लिए हमारे दिल में क्या जगह है, वो आपको पता चलेगा। और अभी नहीं, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, येदियुरप्पा जी यहां कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे और सुपारी पर बड़ा संकट आ गया। येदियुरप्पा जी डेलीगेशन लेकर के गुजरात आए और मुझे कहा, मोदी जी आप मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी सरकार है, कर्नाटका के सुपारी के किसानों की मदद कीजिए। और मुझे खुशी है, मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैंने येदियुरप्पा जी ने जो कहा वो सारा कर दिया था। दोस्तों, यहां के सुपारी किसान सुपारी के इंपोर्ट से होने वाले नुकसान से चिंतित थे। अब मुझे बताइए, जब इतनी सुपारी की पैदावार होती है, इतने किसान सुपारी पर अपना गुजारा करते हैं, और आप विदेश से सुपारी मंगवाओगे तो भारत के किसान का क्या होगा, कर्नाटका के किसान का क्या होगा? ये यहां के किसान के साथ अन्याय है कि नहीं है? मुझे जवाब दीजिए, अन्याय है कि नहीं है? यहां के किसान के साथ धोखा है कि नहीं है? ये सुपारी के किसान के खिलाफ षड्यंत्र है कि नहीं है? उन्होंने विदेशों से कम कीमत वाली सुपारी इंपोर्ट से करने का निर्णय कर लिया और हमारे किसानों की कमाई, इनकम कम होती गई। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आपने 2014 में मुझे दिल्ली में भेजा, आपकी सेवा करने का अवसर दिया। 9 ईयर पहले सुपारी पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस MIP सिर्फ
100 रुपीज पर केजी के आसपास थी, 100 रुपीज पर केजी था। हमने सोचा कि ये तो मेरे कर्नाटका के किसानों को मार देगा। हमने हिम्मत की, दुनिया के लोग राजी हो नाराजी हो परवाह नहीं की, हमने आज सुपारी का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 350 रुपीज पर केजी कर दिया। तो कोई बाहर से लाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। इतनी कीमत से कोई ला ही नहीं सकता है। फायदा किसको हुआ? कर्नाटका के किसान को हुआ, सुपारी वाले किसान को हुआ। यानी हमने एमआईपी को 3 गुना से अधिक बढ़ाया है ताकि कर्नाटका के सुपारी किसानों को कोई परेशानी न हो। स्नेहितरे, बीजेपी सरकार एक तरफ अपने किसानों को इंपोर्ट से सुरक्षा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत ही सीमित था, लेकिन आज भारत दुनिया के टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर देशों में पहुंच गया है। कोरोना काल में भी भारत ने रिकॉर्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है और जिसका सीधा सीधा लाभ ये मेरे रायता बंधुओं को हुआ है, मेरे किसान भाइयों को हुआ है। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। वो शिवमोगा कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। एक नई सुबह, एक नई उड़ान, एक नया सफर, मनोरंजन, मस्ती और सेहत की एक नई शुरुआत। सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे डीडी नेशनल पर। अपने इस खास कार्यक्रम में हम जिक्र करने वाले हैं महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस का। बॉम्बे प्रदेश को 2 राज्यों में बांटकर आज के महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई। गुजरात ने जो विकास किया, जो प्रगति की, जो उन्नति की, वो अभूतपूर्व है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हम विश्व रत्न, विश्व बंधु, विश्व मित्र बने। अब पशुओं के गर्भधारण और बीमारियों की मिलेगी सटीक जानकारी। गुजरात के कुछ विद्यार्थियों ने विकसित की एक खास तकनीक। तो तेलंगाना के किसान कर रहे हैं उन्नत खेती, कमा रहे हैं 2 गुना लाभ। शिक्षित होगा समाज तभी तो विकसित होगा समाज। बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक कर रहे हैं अनूठे प्रयास। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।